एवरीवन, सभी प्यारे स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं वाईटी और इंग्लिश शूटर पे। फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का आज कवर करेंगे। क्विक फिक्स इसका टाइटल है। बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आर्टिकल लिखा हुआ है। सरकार के द्वारा साइंस और रिसर्च पे पैसा ना खर्चे जाने पे। और सब जगह सरकारें खर्चा कर लेती हैं, लेकिन जब साइंस की बारी आती है तो सरकार के पास बड़ी तंगी होती है पैसों की। इस आर्टिकल में आप देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को अपने यूजुअल अंदाज में। आप मेरे साथ पढ़ेंगे, बीच बीच में ग्रामर को, वोकैब को अपने कवर करते हुए चलेंगे। इसको एक क्लासरूम की तरह समझे। साथ में पढ़ना बहुत जरूरी है, अकेले मेरे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो क्लास में मैक्सिमम बेनिफिट लेना है। जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को एक लाइक और एक शेयर दें। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है जी क्विक फिक्स। देखिए, फिक्स का मतलब होता है दो। पहला, किसी चीज को पक्का कर देना, है ना। नेहा की शादी फिक्स हो गई है, तो फिक्स तो मतलब वो होता ही है। दूसरा, फिक्स वर्ड का मतलब होता है रिपेयर, किसी चीज का इलाज। जैसे आपका पंखा फिक्स हो गया, आपकी नौकरी फिक्स हो गई, तो यानी आपका कोई इलाज हो गया पंखे का या आपके करियर का। तो यहाँ पे रिपेयर या इलाज वाले मीनिंग की बात हो रही है। और क्विक का मतलब होता है जल्दी से। कह रहे सरकार चाहती है कि एक पुरानी समस्या का जल्दी से इलाज कर दे। साइंस में हम बहुत पीछे हैं क्योंकि पैसे की कमी है। सरकार रातों रात पैसा दे करके साइंस में आगे आगे जो आना चाहती है। चलिए टाइटल पैराग्राफ देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहे हैं बजटरी अलाउंसेस अलोन वॉन्ट सॉल्व इंडियाज R&D प्रॉब्लम। कह रहे बजट के जो अलाउंसेस हैं, यानी बजट में जो मिलने वाला पैसा है, ये अकेले सॉल्व नहीं करेंगे। अलोन मतलब अकेले, वॉन्ट का मतलब है विल नॉट। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। कह रहा है ये अकेले सॉल्व नहीं करेंगे, फिक्स नहीं करेंगे भारत की R&D की प्रॉब्लम को। अब इस R&D वर्ड को आप बहुत बार देखते हो। क्या मतलब होता है इसका? R&D का मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कुछ नया बनाना, नई दवाई खोजना, नया इलाज, नई मशीन, AI, ये सब जो है इनको एक अम्ब्रेला टर्म दी गई है इंग्लिश में, R&D। तो हमारे बजट के कितने भी अलाउंसेस बढ़ा लो, कितना भी पैसा बहा लो, अकेले रातों रात R&D में जो हम पीछे हैं, इस समस्या को आप सॉल्व नहीं कर सकते, टाइम लगेगा। चलिए, सेंटेंस का मीनिंग आपने देख लिया। बजटरी अलाउंसेस सब्जेक्ट है, नाउन है यहाँ पे। विल नॉट सॉल्व इसकी वर्ब है। विल एक मॉडल वर्ब है, अपने बाद वर्ब की बेस फॉर्म को लेगी। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ के इस आर्टिकल की वोकैबुलरी पे नजर डालेंगे। 5 वर्ड शुरू में मोटे मोटे साथ में एक साथ देख लो, ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सको। देखिए यूट्यूब पे तो अपनी क्लासेस आई रही हैं। इन क्लासेस के साथ साथ अगर स्ट्रक्चर्ड वे में आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहो तो मेरी गाइडेंस में आप कर सकते हैं। ऐप के ऊपर वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप, आपकी अपनी ऐप, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया गया है। इंग्लिश अनलॉक्ड कोर्स फुल फ्लेजेड चल रहा है। 10 दिन पहले कोर्स लॉन्च हुआ है। 2025 और 26 का हर एग्जाम का इंग्लिश का पोर्शन इस कोर्स में कवर्ड है। बिल्कुल बेसिक ग्रामर से चलेंगे और आगे बढ़ते हुए रीडिंग तक, कॉम्प्रिहेंशन तक, वोकैब तक, और एग्जाम के रेलेवेंट जितने भी क्वेश्चंस होते हैं 125-150 घंटे के इस कोर्स के अंदर सब चीजें कवर्ड हो जाएंगी। फायदा ले सकते हैं इस कोर्स का। कोर्स अभी लॉन्च हुआ है। यूज करें कूपन अनलॉक्ड को, ताकि आपको कम फी के अंदर कोर्स मिल सके। इसी के साथ में ऐप पे आपको मिलेगा हमारा सुपर हिट राइटिंग का कोर्स। इस कोर्स में आपको लिखना सिखाया जाता है 50 घंटे में। सिर्फ काम की बात होती है 50 से 60 घंटे के अंदर किसी भी एग्जाम का राइटिंग का पोर्शन, डिस्क्रिप्टिव का पोर्शन आप यहां पे कवर कर सकते हैं। इस कोर्स के साथ साथ आपको मिशन यूपीएससी कोर्स मिलेगा। सिविल सेवाओं के लिए अगर आप माइग्रेशन करना चाहें हिंदी से इंग्लिश में, ऐसे राइटिंग के लिए, प्रेसी के लिए, सीसेट के लिए, तो इस कोर्स की मदद से आप खुद को माइग्रेट कर सकते हैं टू इंग्लिश लैंग्वेज। कोई भी क्वेरी हो ऐप से रिलेटेड, ये नंबर है व्हाट्सएप का, इस नंबर पे आप टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में गिवन है। ऑलराइट, वोकैब शीट थोड़ा कर देते हैं इसको जूम इन, ताकि आप इसको ठीक से पढ़ पाओ। पहला जो वर्ड है फ्लैजलिंग। फ्लैजलिंग वर्ड मैंने आपको पक्षियों से जोड़ के बताया। अंग्रेजों ने इस वर्ड को कैसे बनाया था? फ्लैज का मतलब होता है पंख। हर वो चीज जो फ्लैजलिंग है उसके पंख अभी उग रहे हैं। वो पक्षी जिसका अभी उड़ान भरना बाकी है, अभी बच्चा है, छोटा बच्चा है, धीरे धीरे पंख आएंगे फिर उड़ेगा। तो फ्लैजलिंग यानी इन नेसेंट स्टेज। नेसेंट का मतलब होता है शुरुआती। कोई कंपनी आपने खोली, शुरू के 1-2 साल वो फ्लैजलिंग स्टेज में होगी, क्योंकि कंपनी का आपका उड़ान भरना अभी बाकी है। फ्लैजलिंग का बिल्कुल उल्टा होता है फुल फ्लेजेड। वो पक्षी जिसके पंख उग आए हैं, या वो चीज जो अच्छे से मैच्योर या डेवलप हो गई है। तो चलिए ये वर्ड आप आर्टिकल में आज देखेंगे। द पैंडेमिक हैज शट डाउन मोस्ट फ्लैजलिंग बिजनेसेस। पैंडेमिक ने, महामारी ने बंद कर दिया है ज्यादातर फ्लैजलिंग बिजनेसेस को, या पंख फैलाते व्यापारों को, शुरुआती स्टेज में चलने वाले बिजनेसेस को। फ्लैजलिंग को यंग एंड इनएक्सपीरियंस भी बोल सकते हैं, और इसके लिए एक बहुत अच्छा सिनोनिम है इनसिपिएंट।
ये वर्ड आप आर्टिकल में आज देखेंगे। ठीक है, फ्लैजलिंग यानी इनसिपिएंट। चलिए अगला वर्ड अपने पास विम्सिकल। ऐसी चीज जो मूडी हो, जिसमें कोई लॉजिक, कोई गंभीरता, है ना, इस तरह की चीजें आपको ना दिखे, उसको बोलते हैं विम्सिकल। विम वर्ड का मतलब ही होता है मूड, विम्सिकल यानी फुल ऑफ मूडीनेस। द यूथ आर फैन ऑफ विम्सिकल फैशन नाउअडेज। आजकल के जो यूथ है वो विम्सिकल फैशन के फैन हैं। ऐसे फैशन को वो पसंद करते हैं जो बहुत मूडी पने वाला होता है। कुछ भी पहन लो, कुछ भी मैचिंग कर लो, फटा कटा, है ना, विम्सिकल। विम्सिकल के लिए एक बहुत अच्छा सिनोनिम है आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमाना, जैसा मन आया वैसा किया, तो वो आर्बिट्रेरी आपका मूड है। तो यू विल सी दिस वर्ड इन टुडेज आर्टिकल। बिजार भी बोलते हैं, एक्सेंट्रिक भी बोलते हैं, सभी इसके सिनोनिम्स हैं, अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। अगला वर्ड अपने पास कमेंसुरेट। ये वर्ड बना है मेंसुरेशन से। मेंसुरेशन याद है ना, आपको मैथ्स में पढ़ा होगा। भाई आप स्फीयर का यानी गोले का वॉल्यूम निकालो, या किसी स्क्वायर का एरिया निकालो, ये सब मेंसुरेशन होते थे। मेंसुरेट करना यानी चीजों को नापना या तोलना। अब वो चीज कमेंसुरेट होगी किसी दूसरी चीज से जब वो उसके बराबर हो नाप में, तोल में या आकार में। को का मतलब होता है साथ, मेंसुरेट करना यानी तोलना। दो चीजें एक साथ तोली जाएं और बराबर सी निकलें तो कमेंसुरेट होंगी। कंपेरेबल इन साइज, डिग्री और एक्सटेंट। हर सैलरी इज नॉट कमेंसुरेट विद हर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसकी तनख्वाह जो है कमेंसुरेट नहीं है, बराबर नहीं है, अनुपातिक नहीं है उसकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज के, काम की जिम्मेदारियों के। जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, तनख्वाह बहुत कम है, या तनख्वाह बहुत ज्यादा है, जिम्मेदारियां बहुत कम है। कमेंसुरेट को प्रोपोर्शनेट भी बोलते हैं। यू विल सी दिस वर्ड इन टुडेज आर्टिकल। बड़ा वर्ड है लेकिन बहुत आसान है ना, तोड़ के समझो। अगला वर्ड अपने पास वगेरियस। ये वर्ड बना है वैगरी से। देखिए वैगरी का मतलब होता है चेंज, और वो भी कौन सा, अचानक से आने वाला। वगेरियस वो चीज होगी जिसमें बदलाव बहुत होते हैं, जो बहुत विम्सिकल है। वगैरियस विम्सिकल एक दूसरे के सिनोनिम ही है। देखो मैंने यहां भी लिखा होगा ऊपर, वगैरियस वर्ड यहां भी मैंने लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट एक दूसरे के सिनोनिम्स है। बस ये वर्ड जुड़ा हुआ है बदलावों से, चेंज से। फैशन डिजाइनिंग इज अ वगैरियस बिजनेस। फैशन डिजाइनिंग एक बदलने वाला बिजनेस है बार बार। वगैरियस को मर्क्यूरियल भी बोलते हैं, तो मर्क्यूरियल वर्ड मैंने यहां लिखा हुआ है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है। अब देखो जो चीज बार बार बदलती है ना, वगैरियस तो वो है ही, उसको आप कैप्रीशियस भी बोलते हैं, इरैटिक भी बोलते हैं, उसको फिकल भी बोलते हैं। अब हर वर्ड का अलग कॉन्टेक्स्ट है। फिकल होता है इंसान, इरेटिक होता है कोई प्रोसेस, वेदर, है ना, आज बोलोगे इरेटिक वेदर है, मौसम बार बार बदल रहा है। वगैरियस मतलब हर वर्ड का कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट है। ये रीडिंग से आपको आएगा, ज्यादा अंदर मत डुबकी लगाओ नहीं तो डूब जाओगे, है ना। ये सब चीजें रीडिंग से पकड़नी होती हैं आपको। कैप्रिशियस वर्ड कहाँ पे फिट बैठ रहा है, इरेटिक कहाँ बैठ रहा है। तो आज आप फिकल नाम का वर्ड जो है आर्टिकल में देखेंगे, बार बार बदलने वाला। चलिए लास्ट वर्ड है हेमरेज। आपने ब्रेन हेमरेज का नाम सुना होगा, भगवान ना करे किसी को हो। हेमरेज का मतलब होता है तेजी से खून का बहना। ब्रेन हेमरेज मतलब सर्वर में से खून बह रहा है, कुछ चोट वोट लगी है किसी के, ब्लीड करना, शेड करना, इसको बोल सकते हैं। अब देखो खून से, सर से, चोट से अब दूर आ जाओ। हेमरेज वर्ड को आम भाषा में लगाओ। अगर कोई चीज में से दूसरी चीज तेजी से निकल रही हो, जैसे इस सेंटेंस को देखो, द कंपनी इज स्लोली हेमरेजिंग इट्स मार्केट शेयर टू न्यूअर फर्म्स। कंपनी धीमे धीमे हेमरेज कर रही है या फिर बहा रही है खून की तरह अपने मार्केट शेयर को नई फर्म्स के सामने। समझ रहे हो, कंपनी का मार्केट शेयर था मान लो 50%, एशियन पेंट्स है मान लो 50% बाजार है उसके पास। दुनिया में या भारत में 50% जो है पेंट एशियन पेंट्स का बिकता है। अचानक से बर्जर पेंट आ गया या कोई और कंपनी आ गई, एशियन पेंट्स का जो है मार्केट शेयर 50 से 40, 45, है ना, ऐसे कम होने लगा। तो आप अपने मार्केट शेयर को हेमरेज कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरह खून से, ब्लड से निकाल करके इस वर्ड को आप आम भाषा में लगा सकते हो। यही वर्ड आर्टिकल में आज आप देखेंगे। 5 वर्ड्स हो गए डिटेल में। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये है कि भारत में आपको आईआईटीज मिलेंगे, आईआईएम मिलेंगे, बड़े बड़े कॉलेजेस, जहां से बहुत तेज दिमाग के बच्चे पढ़ के निकलते हैं, लेकिन बाहर आकर उनको पता लगता है कि कुछ नया करने के लिए सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। नौकरी कर लो वो अलग बात है, लेकिन आप कुछ बनाना चाहो, आप नया चैट जीपीटी बनाना चाहो, रोबोट्स बनाना चाहो, तो उसके लिए कहीं फंडिंग चाहिए होगी ना। फंडिंग सरकार की तरफ से होती नहीं है, क्योंकि सरकार की लिस्ट प्रायोरिटी है। और इस बात पे सरकार को बड़ा सुनना पड़ता है। दुनिया भर में कहा जाता है कि भारत फंडिंग में बहुत पीछे है। सरकार ने इसका एक हल निकाला। इन्होंने एक नई संस्था बना दी जिसको 1 लाख करोड़ रुपए का बजट दे दिया। और ये संस्थाएं क्या करेंगी, अब
जो भी ब्राइट स्टूडेंट्स हैं वो इनके पास कोई प्रपोजल लेके आएंगे किसी प्रोडक्ट का, किसी नई खोज का, और उनको ये फंड करेंगी। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, आपने किया देर से ही सवेर से ही, लेकिन रातों रात पैसा फेंक करके ये मत सोचना कि इससे क्विक फिक्स आपको मिल गया। ये समस्या आपकी 100 साल पुरानी है साइंस में पीछे रहने की। रातों रात 1 लाख करोड़ रुपया इसको नहीं बदलेगा, क्योंकि ये संस्था भी सरकारी है और काम ये सरकारी ढर्रे से ही करेगी, करप्शन इसमें भी होगा, और फिर पता है आपको आगे क्या होता है। तो आज की टोन है जी, ख्याली पुलाव मत बनाओ, थोड़ा सा रियलिस्टिक होने को कह रही है, रियल को सोचो, है ना, हकीकत में थोड़ा सा ध्यान दो। इसको आप स्केप्टिक भी बोल सकते हैं, सरकार की मंशा पे या सरकार के इस कदम पे थोड़ा सा शक जता रही है। तो स्केप्टिकल और रियलिस्टिक टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। जल्दी से शुरू करते हैं अपनी क्लास को। चलो, फर्स्ट पैराग्राफ है, जल्दी से दे दो इसको एक रीडिंग और इसका मीनिंग निकालो, फिर मेरे साथ पढ़ना। चलिए, कह रहा था यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड 1 लाख करोड़ रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन और आरडीआई स्कीम दैट एम्स टू इंसेंटिवाइज द प्राइवेट सेक्टर टू इन्वेस्ट इन बेसिक रिसर्च। कह रहा है जो यूनियन कैबिनेट है, मंत्रिमंडल है हमारा, कहाँ बैठा है, लोकसभा में, इसने रिसेंटली हाल ही में अप्रूव कर दिया है। और क्या अप्रूव किया? 1 लाख करोड़ के रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन स्कीम को। और ये वो स्कीम है दैट जो एम करती है इस चीज़ पे, और एम क्या करती है कि इंसेंटिवाइज किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, एनकरेज किया जाए प्राइवेट सेक्टर को कि वो भी इन्वेस्ट करे बेसिक रिसर्च के अंदर। कैबिनेट की वर्ब है अप्रूव्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। रिसेंटली का इस्तेमाल हुआ है, रिसेंटली के साथ में परफेक्ट टेंस लगना ज़्यादा अच्छा होता है, तो हैज़ अप्रूव्ड लिखते तो ये सेंटेंस और बढ़िया लगता। जरूरी नहीं है रिसेंटली के साथ हैज़ आए, लेकिन लगा देना चाहिए, ये एडवर्ब हैज़ को यानी परफेक्ट टेंस को ट्रिगर करवाती है। दैट आया स्कीम के लिए, दैट की वर्ब है एम्स, इंसेंटिवाइज करना, चीज़ों को इंसेंटिव देके बढ़ावा देना, एनकरेज करना। कह रहे द स्कीम विल प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ a special purpose fund established within the Anusandhan National Research Foundation or ANRF, which will act as the custodian of funds। कह रहा है ये जो स्कीम है ना 1 लाख करोड़ की, ये प्राइमरली या मुख्यतः कंसिस्ट ऑफ करेगी या इन चीज़ों से मिलकर बनी होगी। कंसिस्ट ऑफ करना, किसी दूसरी चीज़ से मिलकर बना होना, जैसे कमरा बना होता है दीवारों से, घर बना होता है कमरों से, किताब बनी होती है पन्नों से। तो ये स्कीम मिलके बनी होगी एक स्पेशल पर्पज फंड से। एसपीएफ जो है ना, सरकारी भाषा में एक स्लैंग होता है। स्पेशल पर्पज फंड का मतलब है कुछ पैसा जो किसी अलग रखा गया किसी खास काम के लिए। कह रहा है और ये फंड होगा इस्टेब्लिश्ड, ये फंड बनाया जाएगा इस संस्था के अंडर में, एएनआरएफ जिसका नाम है। और ये वो संस्था है, सरकारी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्ट करेगी कस्टोडियन के तौर पे, खजांची के तौर पे इन सारे फंड्स के ऊपर। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा सोचा है। एक संस्था बनाएंगे, उसको 1 लाख करोड़ रुपया देंगे और उस संस्था को संभला देंगे, और आप उसको बोल देंगे कि तुम देखो कैसे देश में आर एंड डी और करवाओगी। स्कीम की वो है विल कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट मैंने आपको भी समझाया, प्राइमरली यानी मेनली, मुख्यतः। विच आया है एएनआरएफ के लिए, विच की वो है विल एक्ट। कस्टोडियन मैंने आपको बता दिया, खजांची है ना, मुनीम। चलिए एक ग्रामर कॉन्सेप्ट करवाते हैं आपको, बड़ा इजी सा है। ये लास्ट में क्यों आ जाता है आजकल? चलो, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि लेफ्ट साइड की वर्ब्स राइट साइड वाली वर्ब्स के बराबर है। ओपोज का मतलब भी है किसी का विरोध करना, ऑब्जेक्ट का मतलब भी यही है, सीक का मतलब ये किसी चीज को खोजना, और लुक फॉर का मतलब भी यही है। आंसर का मतलब भी और रिप्लाई का मतलब भी जवाब देना है ना। रीच का मतलब पहुंचना, अराइव का मतलब भी पहुंचना। लेकिन फर्क क्या है इनमें? लेफ्ट वाली वर्ब्स हैं ट्रांजिटिव, अपने बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं लेंगी। जैसे यहाँ फोर लगा हुआ है, टू लगा हुआ है, ऑफ लगा हुआ है, लेफ्ट साइड वाली वर्ब को प्रेपोजिशन नहीं चाहिए। और राइट वाली है इंट्रांजिटिव, इनको अपने बाद में प्रेपोजिशन चाहिए होता है। अब सीक और लुक फॉर, फोर लग के लुक फॉर, दोनों का मीनिंग सेम है। आंसर और रिप्लाई टू, दोनों का मीनिंग सेम है। ध्यान रखना ये वर्ब्स की बात हो रही है, इनकी नाउन फॉर्म्स की बात नहीं कर रहे हम। आंसर एक नाउन भी है, वर्ब फॉर्म में आंसर अपने बाद टू नहीं लेगा, रिप्लाई अपने बाद में टू लेता है। तो पहले तो सारी वर्ब्स देख लो, इनको बोल के देख लो। इनहिबिट और लिव मतलब रहना, वेट एंड अवेट मतलब कहीं पे इंतजार करना, इन्वेस्टिगेट और लुक इनटू यानी किसी चीज की पड़ताल करना, जांच पड़ताल करना। तो इनको बोल के देख लो। अब कुछ क्वेश्चंस है, इनको अपने सॉल्व करेंगे। कैसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करेंगे? पीपल इनहिबिटिंग इन कोल्ड क्लाइमेट्स जनरली हैव स्ट्रॉन्गर इम्यून सिस्टम्स। वो लोग जो इनहेबिट इन करते हैं या रहते हैं ठंडे जगहों पे, कोल्ड क्लाइमेट्स में, जनरली उनका इम्यून सिस्टम
ज्यादा स्ट्रांग होता है। क्या गलती है सेंटेंस में? इनहिबिट करना यानी रहना, लेकिन रहने के लिए वर्ब आती है लिव भी, और लिव हमेशा इन अपने बाद में लेगी। आई लिव इन दिस सिटी, शी लिव्स इन इंडिया। अगर आपने इन लगाया है तो रहने की बात करने के लिए इनहैबिट वर्ड का इस्तेमाल नहीं हो सकता। इनहैबिट वर्ड तो अपने बाद लेता ही नहीं है, कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता ना। तो रहने की बात हो रही है तो इनहैबिट की जगह ऐसी कोई वर्ब लगाओ जो अपने बाद इन लेती हो। इस इन को तो यहां से हटा नहीं पाओगे, तो आप यहां लगा दें पीपल लिविंग इन, या फिर आप इनहैबिट को सही मान लें और चुपचाप इनको हटा दें, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। सेकंड देखो, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैव अपोज टू frequent internet blackouts by the governments and await for a hearing in court on the matter। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन्होंने अपोज टू किया है, विरोध किया है बार बार होने वाले सरकार के इंटरनेट ब्लैकआउट का, और वो इंतजार भी कर रही हैं एक सुनवाई का कोर्ट के अंदर इस पूरे मामले पे। दो गलतियां हैं इसमें, विरोध किया है वो ठीक है, लेकिन अपोज वर्ब से किया है तो टू का इस्तेमाल मत करो। या तो टू लगा लो और ऑब्जेक्ट लिख दो, दे हैव ऑब्जेक्टेड टू, है ना, अब टू लगा लो फिर, नहीं तो टू को निकाल दो, अपोज के साथ में टू नहीं आता। दूसरी गलती क्या हुई है, अवेट के बाद में फोर लगा रखा है भाई साहब, फोर आता है वेट के बाद में, कहां गया वेट, अवेट दिख नहीं रहा मुझे, ये रहा। वेट फॉर और अवेट दोनों का मीनिंग सेम है, अवेट के बाद में फोर नहीं आता, वेट के बाद में फोर आता है। यहां फोर लगा हुआ है तो इसको अवेट से वेट बना दो। तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपने सीख लिया है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं लास्ट में, दो एरर्स इसमें मिलेंगी, सब बच्चों को ट्राई देनी है, कमेंट्स में इसका आंसर आपको डालना है, फीडबैक आपको वहीं मिल जाएगा, गलत है सही है। द अक्यूज्ड रिफ्यूज टू रिप्लाई द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर्स, आरोपी ने मना कर दिया सवालों का जवाब देने का। एंड कॉल्ड हिज लॉयर्स टू सीक फॉर लीगल एडवाइस, और उसने फोन लगा दिया अपने वकील को लीगल एडवाइस मांगने के लिए। दोनों एरर्स सही करके डालना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे, चलिए रीडिंग दो इसको फटाफट से। चलिए, कह रहा था फंड्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ लो इंटरेस्ट लोन्स, कह रहा है ये पैसा भी मुफ्त में नहीं मिलेगा, ये इस फॉर्म में होगा, इस रूप में होगा जो होगा लो इंटरेस्ट लोन्स का, बहुत कम ब्याज पे कर्ज का। कह रहा है द ANRF इज कंसीव्ड एज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशनल बॉडी विद ओवरसाइट by the Science Ministry to allocate funds for basic research and to incentivize private sector participation in core research। कह रहा है ये जो संस्था बनाई गई है ANRF, इसको कंसीव किया गया है, बिल्ड किया गया है, सोचा गया है, बनाया गया है। कंसीव करना यानी किसी चीज को सोच करके बनाना, तो इस ANRF को कंसीव किया गया, बनाया गया है एक आजाद इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशनल बॉडी के तौर पे, या एक संस्था के तौर पे, इंस्टीट्यूशन के तौर पे। और ये बॉडी है ओवरसाइट के साथ में, या फिर निगरानी के साथ में, मॉनिटरिंग के साथ में साइंस मिनिस्ट्री की, विज्ञान मंत्रालय की। ठीक है, तो वैसे इंडिपेंडेंट है लेकिन साइंस मिनिस्ट्री इसकी निगरानी करेगा, विद ओवरसाइट बाय साइंस मिनिस्ट्री। और क्यों बनाया गया भाई, इसको बनाने की क्या जरूरत थी? इसको बनाया गया है टू एलोकेट फंड्स, फंड्स को एलोकेट करने के लिए या बांटने के लिए, जो है बेसिक रिसर्च के लिए, और इंसेंटिवाइज करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन का कोर रिसर्च के अंदर, बेसिक रिसर्च के अंदर। तो इन दोनों पर्पज से इस ANRF को बनाया गया। ANRF की वर्ब है इज कंसीव्ड, पैसिव वॉइस लगा हुआ है, इसको बनाया गया है। ओवरसाइट का मतलब होता है निगरानी, मॉनिटरिंग किसी चीज के ऊपर। ओवरसाइट एक ऐसा वर्ड अंग्रेजी में जिसका एक दूसरा मीनिंग भी है और पहले वाले मीनिंग का वो उल्टा है। पहला मीनिंग क्या है? निगरानी, दूसरा मीनिंग क्या है? गलती। गलती और निगरानी एक दूसरे के उल्टे लगते हैं ना अपने को, तो ओवरसाइट एक खास वर्ड अंग्रेजी में, इसके दो मीनिंग्स हैं और दोनों मीनिंग एक दूसरे के उल्टे हैं, इसको बोलते हैं ऑटो एंटोनिम। चलिए, कह रहा है द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ANRF हियर इज अ नोवेल मूव एज द न्यूली क्रिएटेड ऑर्गेनाइजेशन इज मेंट टू बी द इक्विवेलेंट ऑफ अ सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म फॉर फंडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कह रहा है जो इन्वॉल्वमेंट है ANRF की यहां पे, ये एक नोवेल मूव है। नोवेल का मतलब होता है नया, नूतन, नवीन, नवेला। ये अपने आप में एक नया नवेला हरकत है, सरकार की तरफ से कदम है। और क्यों है? कह रहे क्योंकि एज ये जो नई बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन है ANRF, ये इसलिए बनाई गई है, इज मेंट टू बी। देखिए, मेंट टू बी होना किसी काम के लिए बना होना, तो ये इस काम के लिए बनी हुई है। इट इज मेंट टू बी कि ये बराबर हो, इक्विवेलेंट हो, इक्वल हो एक सिंगल विंडो क्लियरिंग मैकेनिज्म के तौर पे या सिस्टम के तौर पे, जो है फंड करने का देश में रिसर्च और डेवलपमेंट को।
और किस चीज के लिए? फॉर यूनिवर्सिटीज एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस के लिए, स्कूलों के लिए और इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो ये एक नया इन्होंने कदम उठाया है, इससे एक सिंगल विंडो क्लियरेंस मिल जाएगी। सिंगल विंडो क्लियरेंस क्या होता है? एक ही विंडो, एक ही जगह जाकर के आपको सारे काम करवा लेने हैं। नहीं तो जनरली क्या होता है, ऑफिस नंबर 1 में गए, फिर 2 में गए, फिर 3 में गए, फिर 1 में गए, इसी तरीके से आपको सब्सिडी मिलती है। लेकिन ये सिंगल विंडो क्लियरेंस बनाने की सरकार ने कोशिश की है कि ANRF जो है इसी के पास जाकर के आप पैसा यहां से उठा सकते हैं। चलिए, मीनिंग निकला है सेंटेंस का। इन्वॉल्वमेंट की वर्ब है इज, नोवल मतलब नया, ऑर्गेनाइजेशन की वर्ब है इज मेंट टू बी, डू समथिंग होना, किसी काम के लिए बना होना। इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल या बराबर। कह रहा है इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू गेट अबाउट 70% ऑफ इट्स बजट फ्रॉम प्राइवेट सोर्सेज। कह रहा है साथ ही साथ ये भी एक्सपेक्टेड है, इससे ये भी आशा है कि ये गेट करे 70% अपने बजट को प्राइवेट सोर्सेज से। ये आशा भी इससे लगाई गई है। चलिए, 8 की वर्ब है इज एक्सपेक्टेड, और देखने वाला सेंटेंस में कुछ है नहीं। अब एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट आपसे शेयर करेंगे। ग्रामर का कम है, ये वोकैब का ज़्यादा है। 3 वर्ड्स हैं, इनको ध्यान से देख लो। बोलने में एक जैसे हैं, लिखने में भी ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, मीनिंग तीनों का अलग है। पहला है नोबल, दूसरा है नोबेल, तीसरा है नोबल। देखिए, नोबेल है ना, नोबेल, ये तो नोबेल प्राइज है जो मिलता है साइंटिस्ट लोगों को अलग अलग फील्ड्स के अंदर, किसी को पीस में, केमिस्ट्री, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में। तो ये तो अलग चीज होगी नोबेल प्राइज। ये जो नोवेल है, नोवेल वर्ड के 2 मीनिंग है। नाउन फॉर्म में मतलब होता है इसका कोई किताब, नोवेल वगैरह जो आप पढ़ते हो। एडजेक्टिव फॉर्म में नोवेल का मतलब होता है जो अपने आप में नया हो। और ये जो तीसरा वर्ड है ना नोबल, नोबल का मतलब होता है भला, खानदानी, अच्छा, अच्छे दिल वाला। जैसे नोबल इंटेंशन यानी अच्छी इंटेंशंस, नोबल पर्सन यानी नोबल मैन यानी खानदानी आदमी। तो अच्छा और भले दिल वाला होता है नोबल। किताब या नए को बोलते हैं नोबल, और ये नोबेल है प्राइस। याद करना पड़ेगा, तीनों की स्पेलिंग्स देख लेना। चलिए, एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको मैं, मुझे पता है गलत करोगे आप, एक आधा तो करोगे। 3 वर्ड्स मैंने दिए और इनको उल्टा पुल्टा कर दिया। सही वर्ड को सही जगह पे डालना है। द नोबेल प्राइज वॉज अवॉर्डेड टू हर फॉर प्रपोजिंग अ नोबेल सोल्यूशन टू क्लाइमेट चेंज रूटेड इन नोबल इंटेंशंस। नोबेल प्राइज दिया गया इस महिला को, इस जो है टू हर को, और क्यों? प्रपोज करने के लिए उसके द्वारा एक नए सॉल्यूशन को जो है क्लाइमेट चेंज पे, और वो सॉल्यूशन जो रूटेड इन है, जिसकी जड़ें बसी हुई हैं अच्छी और भलाई वाली इंटेंशंस के अंदर। चलो, सही करके कमेंट्स में डालना, डालोगे तो फीडबैक भी मिल जाएगा आपको, आपका सही है आपका गलत है आपको पता लग जाएगा। ट्राई देना इसको। आगे बढ़ते हैं, आज के क्विज में मैंने पूछा आपसे, चलिए, कह रहा है इन सम थ्रू द RDI एंड ANRF द गवर्नमेंट इज लुकिंग टू स्टेक द बोल्ड क्लेम दैट इट हैज प्लेड इट्स पार्ट। कह रहा है इन सम यानी कुल मिला के। 2-3 फ्रेजेज हैं अपने अंग्रेजी में, जैसे इन सम है, जैसे एक फ्रेज है इन अ नटशेल। इन सब का मतलब होता है कुल मिला के। तो कह रहा है जी, कुल मिलाकर के इस RDI और ANRF के जरिए हमारी सरकार जो है ना, वो लुकिंग कर रही है इस काम को करने को। वो देख रही है इस चीज की तरफ कि ये स्टेक कर दे या ठोक दे एक बहुत ही मजबूत दावे को। स्टेक वर्ड का मतलब होता है दावा ठोकना। तो ये एक बहुत मजबूत सा दावा ठोक दे, एक बोल्ड क्लेम को बना दे, और वो दावा ये है कि ये प्ले कर चुकी है अपने पार्ट को, इसने अपना काम पूरा कर दिया है। और आगे क्या किया? एंड दैट इट इज नाउ अप टू द प्राइवेट सेक्टर टू कम फॉरवर्ड एंड रिवर्स द रेशो। और अब ये अप टू द प्राइवेट सेक्टर है। अप टू होना यानी किसी के ऊपर होना, किसी की इच्छा के रहमो करम के ऊपर होना। तो सरकार ये भी ठोकना चाहती है दावा कि हमने तो कर दिया अपना काम, अब ये ऊपर है, अप टू है प्राइवेट सेक्टर के, कि वो आगे आए, कम फॉरवर्ड करे और उस रेशो को रिवर्स कर दे, उस अनुपात को उल्टा या औंधा कर दे। और कौन सा अनुपात है? कह रहा है फ्रॉम वेयर द गवर्नमेंट टुडे अकाउंट्स फॉर अबाउट 70% ऑफ इंडियाज R&D स्पेंड। ये औंधा करना है यहां से, फ्रॉम वेयर, जहां पे सरकार जो है ना हमारी, वो आज यानी टुडे हिसाब देती है, अकाउंट फॉर करती है, जिम्मेदार होती है 70% भारत के R&D की स्पेंडिंग का। तो सरकार बोलती है कि तुम कहते हो हम 70 देते हैं और प्राइवेट सेक्टर कुछ नहीं देता, 30 ही देता है। तो हमने अपना काम कर दिया है और हम ये दावा ठोक रहे हैं कि हमारा काम पूरा हो गया। अब प्राइवेट सेक्टर के ऊपर है 70-30 को, 30-70 वो कैसे बनाए, हमारी फंडिंग के सामने वो दुगनी तिगनी फंडिंग कैसे करके दिखाएगा, ये प्राइवेट सेक्टर को देखना है। सेंटेंस का मीनिंग और उसका इंटेंट समझो, मीनिंग निकालना और अंदर की बात भी समझनी है ना।
गवर्नमेंट की वर्ब है इज लुकिंग, इट इज लुकिंग टू स्टेक अ क्लेम, स्टेक अ क्लेम करना, दावा ठोकना। इट आया है सरकार के लिए, वर्ब है इसकी हैज प्लेड, सरकार ने पार्ट अपना प्ले कर दिया है। इट की वर्ब है इज, अप टू होना, किसी के ऊपर होना। गवर्नमेंट की वर्ब है अकाउंट्स फॉर, अकाउंट फॉर करना, किसी चीज की जिम्मेदारी देना या हिसाब देना। चलिए, कह रहा है जी हाउ एवर ऑलरेडी इंसिपिएंट इन गवर्नमेंट्स टॉल एम्बिशंस आर ट्रेसेस ऑफ व्हाट हैज कॉस्ट प्रीवियस सच स्कीम्स टू फॉल्टर। कह रहा है लेकिन ये बात भी है, पहले से ही जो इंसिपिएंट है या शुरुआती स्टेज में है, और क्या गवर्नमेंट के टॉल एम्बिशंस में, देखो सेंटेंस थोड़ा सा इन्वर्टेड है, ध्यान से समझना है इसको, ये इंसिपिएंट एक एडजेक्टिव है, ठीक है। कह रहा है जी हालांकि पहले से ही जो चीज शुरुआती स्टेज में है, इंसिपिएंट है, पंख जिसके उगने बाकी हैं, और किस चीज में, सरकार के बड़े बड़े एम्बिशंस में, ख्वाहिशों में। कह रहा है वो चीज है ये ट्रेसेस, वो निशान, ट्रेसेस क्या होता है, किसी चीज के बचे हुए निशान, और वो उस चीज के ऑफ व्हाट जिसने कॉज किया है या जो कारण बनी है पिछली ऐसी स्कीम्स के फॉल्टर करने का, लड़खड़ा जाने का, गिर जाने का। समझ पा रहे हो? तो सरकार ने बड़े बड़े दावे तो ठोके हैं, लेकिन पिछली कई ऐसी स्कीमें आई थी जो सरकार की वजह से ही जो है असफल हुई, नाकामयाब हुई, और उनके निशान जो हैं, ट्रेसेस जो हैं, वो अभी भी इंसिपिएंट है, शुरुआती स्टेज में इस स्कीम में भी दिखाई देते हैं। चलिए, ट्रेसेस यहां पे सब्जेक्ट है, इंसिपिएंट सब्जेक्ट नहीं है, गलत तरीके से मार्क हुआ है, ट्रेसेस बनेगा सब्जेक्ट, वर्ब है इसकी आर, व्हाट की वर्ब है हैज कॉस्ट, व्हाट का मतलब है जो चीज, फॉल्टर करना, लड़खड़ाना, किसी चीज का ठीक से आगे ना बढ़ पाना। चलिए, अब वो ट्रेसेस किस चीज के हैं, कौन सी कमी है भाई सरकार में जो स्कीमें फेल होती हैं। कह रहा है द फर्स्ट ऑफ दीज इज कंजर्वेटिज्म, इनमें से पहली चीज है दकियानुसीपना या कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या होता है, कुछ नया नहीं करूंगा, जो चलता है वही चलने दूंगा, नए से डर लगता है, सरकारें तो ऐसे ही सोचती है ना। तो कंजर्वेटिज्म जो है पहला ट्रेस है हमारी नाकामयाबी का। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ, कह रहा है इट टर्न्स आउट दैट अ कंडीशन फॉर अवेलिंग फंड्स is that only products that have reached a certain level of development and market potential or what are called technology readiness level for or TRL for projects would be eligible। कह रहा है जी ऐसा निकल करके आता है, टर्न आउट होता है कि एक कंडीशन है फंड्स को अवेल करने के लिए, पैसे को उठाने के लिए, फायदा लेने के लिए, और वो ये है कि वही खाली प्रोडक्ट्स, ओनली प्रोडक्ट्स जो कि पहुंच चुके हैं एक सर्टेन लेवल पे डेवलपमेंट के या फिर मार्केट की पोटेंशियल के। कह रहा है जी और जो कहे जाते हैं और व्हाट आर कॉल्ड टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 4 और TRL फॉर प्रोजेक्ट्स वुड बी एलिजिबल। तो अगर कोई प्रोडक्ट आपने घर पे बनाया है, कोई नई खोज की है, पहले घर पे बनाओ, पैसा लगाओ, थोड़ा सा उसमें आपको कामयाबी मिले, है ना, कुछ आगे बढ़ता हुआ दिखे, तब आपको सरकार पैसा देगी। तो ये दकियानूसीपना सरकार ने इस स्कीम में भी बना के रखा है। इट की वर्ब है टर्न्स आउट, टर्न आउट होना, निकल करके आना। कंडीशन की वर्ब है इज, अब देखना ध्यान से, प्रोडक्ट्स की वर्ब है, प्रोडक्ट्स की वर्ब है वुड बी, प्रोडक्ट्स वुड बी एलिजिबल। और कौन से प्रोडक्ट्स हैं, दैट हैव रीच्ड, जो पहुंच चुके हैं, दैट आया है प्रोडक्ट्स के लिए, प्रोडक्ट्स प्लूरल है तो दैट की वर्ब भी यहां पे प्लूरल है। व्हाट की वर्ब है आर कॉल्ड, जिनको बुलाया जाता है TRL प्रोजेक्ट्स। समझ पा रहे हो ना, पोटेंशियल का मतलब है संभावना किसी चीज के अंदर की। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। तो पहली कमी तो इसने बता दी, सरकार अभी भी वैसे ही सोचती है। कह रहा है जी चलो पढ़ लो इसको फटाफट। कह रहा है देयर आर 9 TRL लेवल्स, ए हायरार्की दैट वाज फर्स्ट कंसीव्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और नासा इन 1970s। कह रहा है जी TRL के भी 9 लेवल्स हैं, और ये क्या है, हमने नहीं बनाए हैं, हमने कॉपी पेस्ट किए हैं। ये एक हायरार्की है, एक रैंकिंग ऑर्डर है, जिसको पहली बार कंसीव किया गया था, बनाया गया था, और किसके द्वारा, नासा के द्वारा 1970 में। तो 60-70 साल पहले नासा ने कुछ सिस्टम बनाया था, वही 2025 में हमने भी लगा दिया है ना। चलिए TR लेवल की वर्ब है आर, देर से क्लॉज शुरू हुआ है, वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा जाएगा। हायरार्की क्या होती है, रैंकिंग ऑर्डर। जैसे किसी स्कूल में चले जाओ, सबसे ऊपर प्रिंसिपल होगा, उसके नीचे मैथ्स वाला टीचर होगा, फिर इंग्लिश वाला, साइंस वाली मैडम होगी, है ना, फिर दूसरा स्टाफ होगा क्लरिकल। कंपनी में चले जाओ, ऊपर चेयरमैन होता है, फिर CEO होता है, फिर MD होता है। तो इसको बोलते हैं अंग्रेजी में हायरार्की या रैंकिंग ऑर्डर। ये TRL का लेवल नासा बना चुका है। हायरार्की की स्पेलिंग देख लेना, HIER इसमें आता है, अगर लिखने को दी जाए तो आप गलत ही लिखोगे, HIERARCHY।
कह रहा है जी TRL, अब ये सारे लेवल बताएगा आपको। कह रहा है जी TRL1 रिप्रेजेंट्स अ बेसिक लेवल ऑफ रिसर्च। जो पहला लेवल है TRL1 वो बेसिक लेवल ऑफ रिसर्च को बताता है। और नोवा क्या बताता है? TRL9 अ स्टेट ऑफ एडवांस्ड रेडीनेस। जो TRL9 है वो रिप्रेजेंट करता है एक स्टेट को, अवस्था को, एडवांस्ड रेडीनेस की या बहुत आगे की तैयारी की। ठीक है, TRL1 की वर्ब रिप्रेजेंट्स, TRL9 की वर्ब भी है रिप्रेजेंट्स। मेन वर्ब को दूसरी बार नहीं लिखा गया क्योंकि वो कॉमन है। कह रहा है जी 4 क्या करता है? TRL4 appears to be an arbitrary decision to support any promising research that has progressed halfway। कह रहा है जी 1 और 9 तो बता दिए, अब 4 क्या है? 4 बीच में है। 4 नंबर दिखाई देता है एक आर्बिट्रेरी सा डिसीजन, मनमाना सा डिसीजन सपोर्ट करने के लिए किसी भी ऐसे रिसर्च प्रोडक्ट्स को जो प्रॉमिसिंग हो, जो आपके लिए प्रॉमिस से भरा हो, संभावनाओं से भरा हो, और जो हाफ वे प्रोग्रेस कर गया हो, आधा रास्ता पार कर गया हो। तो ये है TRL4 के अंदर होने वाले प्रोडक्ट्स की फंडिंग का कंडीशन। TRL4 की वर्ब अपीयर्स आर्बिट्रेरी, विम्सिकल, मनमाना, इरेटिक, जो अपने हिसाब से है ना चले। दैट आया है रिसर्च के लिए, रिसर्च की वर्ब है दैट की हैज प्रोग्रेस्ड, हाफ वे यानी आधा रास्ता। कह रहा है जी वर देयर सच अ मैजिक सॉस वेंचर कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रीज प्रीमाइज्ड ऑन द फिकलनेस ऑफ प्रिडिक्टिंग द नेक्स्ट बिग थिंग वुड नॉट एग्जिस्ट। कह रहा है ये वो तो बेवकूफ़ी भरी बात है। कह रहा है अगर कोई ऐसी मैजिक सॉस होती, ऐसी कोई जादुई चटनी होती कि आप उसको बना लो और आधा ले जाओ फिर सरकार पैसा दे देगी। कह रहा है अगर ऐसा सच में होता ना तो एक वेंचर कैपिटलिस्ट जो इंडस्ट्री है, जो प्रीमाइज्ड है, आधारित है, बेस्ड है बदलने वाले व्यवहार पे, फिकलनेस पे या प्रिडिक्ट करने पे अगली बड़ी थिंग को या बड़े आइडिया को, ये वेंचर कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री जो है ना ये होती ही ना, एग्जिस्ट ही ना करती। वेंचर कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री क्या होती है? आपके पास कोई आइडिया है, आप शार्क टैंक में गए, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, शार्क टैंक भी यही काम कर रहा है, और आपने 2 करोड़ रुपए उठा लिए और उस आइडिया को शुरू कर दिया काम करना। कह रहा है अगर ये 4 नंबर आने तक का सब इंतजार करें ना तो वेंचर कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री का तो कोई काम ही नहीं है। ये तो उस चीज़ पे भी पैसा दे देते हैं वेंचर वाले जो ख्याल आपके दिमाग में कल रात को आया था, अच्छा ख्याल है तो आपको पैसा दे देंगे। चलिए, सॉस की वर्ब है वर, सॉस मतलब चटनी। वेंचर कैपिटलिस्ट की वर्ब है वुड नॉट एग्जिस्ट। प्रीमाइस यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है एडजेक्टिव। ये वो इंडस्ट्री है जो आधारित है। फिकलनेस, चेंजेबलनेस, याद है ना, वेगेरियस, वेगरी। चलिए, एक कॉन्सेप्ट है ग्रामर का, जल्दी से करवा देता हूँ, क्लास लंबी ना हो। ये स्ट्रक्चर मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। देखिए, अंग्रेजी में इस सेंटेंस को कहने के 2 तरीके हैं। बारिश हुई तो बाहर चलेंगे, बारिश हुई तो बाहर चलेंगे। अगर आपको लगता है कि बारिश होगी तो आप लगाओगे फर्स्ट कंडीशनल, और अगर आपको लगता है बारिश नहीं होगी तो आप लगाओगे सेकंड कंडीशनल। दोनों का मीनिंग सेम है। फर्स्ट कंडीशनल लगा के आप ये बताओगे कि मुझे लगता है बारिश होगी। सेकंड कंडीशनल लगा के आप ये बताओगे कि बारिश हुई तो चलेंगे लेकिन मुझे नहीं लगता बारिश होगी। तरीका क्या है? फर्स्ट कंडीशनल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड कंडीशनल में वर्ब की सेकंड फॉर्म। इफ इट रेन्स वी विल गो आउट, ये है फर्स्ट कंडीशनल। इफ इट रेन्ड वी वुड गो आउट, ये है सेकंड कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल में विल, कैन, कुड, मे, माइट कुछ भी लगा लो। सेकंड कंडीशनल में हमेशा वुड का इस्तेमाल होगा और शुरू में लगेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये तो था बेसिक्स का, कंडीशनल के बेसिक्स ऐसे होते हैं, पता होगा आपको। अब देखो, सेकंड कंडीशनल का ही एक सेंटेंस है, इफ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल। अगर मैं अमीर हूं तो मैं दुनिया भर में ट्रैवल करूं। सेंटेंस आगे जो मर्जी बना लो, आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, है ना। देखो, समझने की चीज ये है कि सेकंड फॉर्म आपने लगाई है और आप ये कहना चाह रहे हो कि मेरे अमीर होने के चांसेस बहुत कम है। समझ पा रहे हो ना, मैंने सेकंड फॉर्म लगाई है, सेकंड कंडीशनल बना रहा हूं, तो मतलब मुझे नहीं लगता मैं जिंदगी में कभी अमीर होऊंगा। और ध्यान ये देना है, आपने वर का इस्तेमाल किया है, वॉज का नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सेकंड कंडीशनल में V2 जो है ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड होती है और ये हमेशा वॉज की जगह पे वर लगा के चलती है। सीधे सीधे V2 लगा दी तो कोई बात नहीं, लेकिन वॉज वर में से आप आई के साथ में वॉज का यूज नहीं करोगे। सेकंड कंडीशनल हमेशा वर का इस्तेमाल करता है। अब मैं ये सिखाना चाह रहा हूं कि अगर आपको ये सेंटेंसेस और ये सेंटेंसेस, सेकंड कंडीशनल के सेंटेंसेस नए तरीके से लिखने हो तो कैसे लिखोगे। देखो, अगर ये वाला सेंटेंस हो, इफ आई वर रिच, तो आप क्या करें, इफ को हटाएं, वर को आई से पहले ले आए और सेंटेंस बना दें, वर आई रिच आई वुड ट्रैवल। और मान लीजिए ये वाला सेंटेंस हो, इफ इट रेन्ड वी वुड गो आउट, तो इसको बनाने का एक जुगाड़ है। अब इसमें वॉज वर तो है नहीं, शुरू में क्या लाओगे, तो एक काम करो, इफ को निकालो, वर को शुरू में रखो, और ये जो वर्ब है ना रेन्ड, इसको टू इन्फिनेटिव में चेंज कर दो, वर इट टू रेन वी वुड गो आउट। मैंने जो पिछले 3 मिनट में बताया इसको रिपीट कर लेना, ये आधे पौने घंटे का कॉन्सेप्ट एक साथ मैंने आपको फटाफट बता दिया।
ठीक है, समझाना ये चाह रहा हूं, वर दीज थिंग्स या वर देयर सच अ मैजिक सॉस, ये सेकंड कंडीशनल की ऑल्टरनेटिव फॉर्म है। जैसे यहां लिखा हुआ है वर आई रिच, लेकिन सॉस के लिए वॉज का इस्तेमाल नहीं हुआ है भाई साहब, वर ही लगा हुआ है, क्योंकि सेकंड कंडीशनल वर ही लेता है, जो है वॉज नहीं लेता। ठीक है, बढ़े आगे। आज के क्विज में कंडीशनल मैंने आपसे पूछे हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा भाई। आ जाओ लास्ट पैराग्राफ फटाफट से। कह रहे द स्कीम ऑल्सो सीम्स टू फॉरगेट दैट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्रीज हैव बिकम व्हाट दे आर बिकॉज ऑफ देयर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस। कह रहे जो स्कीम है ना, ये भी दिखाई देती है, इट सीम्स कि ये फॉरगेट कर चुकी है, भूल चुकी है कि तकनीकी तौर पे जो एडवांस्ड कंट्रीज हैं वो बन चुकी हैं, और क्या बन चुकी हैं, कह रहे जो वो बन चुकी हैं जो आज वो हैं, व्हाट दे आर, और वो इसलिए बनी है बिकॉज ऑफ अपने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस की वजह से। तो वो जो भी एडवांस कंट्रीज हमें एडवांस दिखती हैं वो बनी इस वजह से एडवांस्ड है। अब वो क्या होते हैं मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस, उसके बारे में बताया हुआ है यहां से लेकर के यहां तक। कह रहे जी वेयर द स्पेक्टर ऑफ वॉर इंसेंटिवाइज द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। कह रहे ये कॉम्प्लेक्सेस वो जगहें हैं जहां पे स्पेक्टर या भूत या डर जो है जंग का, वही इंसेंटिवाइज करता है, बढ़ावा देता है टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट को, तकनीक के विकास को। और वो टेक्नोलॉजी दैट इज रिस्की एंड एक्सपेंसिव बट ओवर टाइम मे प्रूव टू बी ऑफ इमेंस सिविलियन वैल्यू। ये वो टेक्नोलॉजियां होती हैं जो रिस्की होती हैं, जोखिम भरी होती हैं और बहुत महंगी होती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ओवर टाइम ये प्रूव होती हैं, साबित होती हैं बहुत ज़्यादा इमेंस सिविलियन वैल्यू के, आम आदमी या आम नागरिक के लिए यूज़ की। तो ये जो है ना हम भूल गए हैं स्कीम के अंदर कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जब सरकार बनाती है, जब इस तरह के खर्चे सरकार करती है रिस्की वाले, तभी कुछ नई फ्यूचर की टेक्नोलॉजी बनती है। अब इसके एग्जाम्पल दिए इन्होंने, कह रहा एग्जाम्पल्स आर द इंटरनेट और द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या जीपीएस। कह रहा है इसके एग्जाम्पल है हमारा इंटरनेट और जीपीएस, जो अमेरिका ने, वहाँ की सरकार ने अपनी जेब से बनाया था पैसे लगा करके कि उनको वॉर के टाइम कुछ फ़ायदा मिले, बाद में दुनिया यूज़ कर रही है, सबके लिए आज यूज़फुल चीज़ है। तो कह रहे हैं हमारी स्कीम जो है ना इस चीज़ को भूल रही है। स्कीम की वो है सीम्स, कंट्रीज़ की वो है हैव बिकम, दे हैव बिकम व्हाट दे आर, वो बन चुकी हैं जो वो आज हैं। स्पेक्टर यानी भूत, डर, प्रेत। स्पेक्टर की वो है इंसेंटिवाइजेस, इंसेंटिवाइज करना, किसी चीज़ को बढ़ावा देना। स्पेक्टर की दूसरी वर्ब है, अच्छा दैट आया है टेक्नोलॉजी के लिए, दैट की वर्ब है इज, दैट की दूसरी वर्ब है मे प्रूव। टेक्नोलॉजी दैट इज रिस्की एंड टेक्नोलॉजी दैट मे प्रूव। एग्जाम्पल्स की वर्ब है आर। लंबे सेंटेंस है लेकिन आप तो छोटा छोटा करके पढ़ो भाई, आपको कहाँ जल्दबाजी है, आराम से छोटे छोटे पीस कर लिया करो। कह रहा है इंडिया कंटिन्यूज टू हैमरेज साइंटिस्ट टू द वेस्ट ड्यू टू द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज कमेंसुरेट विद देयर ट्रेनिंग। कह रहा है इंडिया आज भी जारी है हेमरेज की तरह बहा देना या खो देना अपने साइंटिस्ट को, और किन के सामने, वेस्ट के सामने, पश्चिमी देशों के सामने। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये हो रहा है इस वजह से ड्यू टू जो हमारे देश में अवसरों की या मौक़ों की कमी है, और किसके कंपैरिजन में, किसकी बराबरी में, उनकी ट्रेनिंग के बराबरी में। ट्रेनिंग करेंगे आईआईटी से, सरकार से एक फूटी कोड़ी का उनको फंडिंग नहीं है कुछ नया बना सके। तो कह रहे इंडिया आज भी जो है ना अपने साइंटिस्ट जो है दुनिया भर के सामने हैमरेज करना जारी है। हैमरेज समझ गए ना, बूंद बूंद करके किसी चीज़ को बहा देना। इंडिया की वो है कंटिन्यूस, हैमरेज की स्पेलिंग देख लेना, आज के क्विज में आपसे पूछी है। कमेंसुरेट होना, दो चीज़ों का बराबर होना। कह रहे फाइनली इट लैक्स अ डीपली स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। कह रहे और फाइनल चीज़ ये है कि इंडिया में कमी है, लैक करता है इंडिया एक बहुत गहराई से कुशल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, दैट कैन मेक द प्रोडक्ट्स दैट साइंटिस्ट कंसीव ऑफ, जो प्रोडक्ट को बना सके, वो वाले प्रोडक्ट जिनको साइंटिस्ट कंसीव करते हैं, अपने दिमाग में बनाते हैं, जिनका मॉडल बना के देते हैं। तो साइंटिस्ट तो कुछ बना के बता देगा कि ये बनेगा, पर हमारे मजदूरों को, हमारे मिस्त्रियों को, इंजीनियर्स को वो चीज़ को बनाना भी तो आना चाहिए ना। हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतनी भी स्किल्स आज की डेट में नहीं है। चलिए, इट की वर्ब है लैक्स, इट आया भारत के लिए, इंडिया के लिए। लैक होना, किसी चीज़ में कम होना। साइंटिस्ट की वर्ब है कंसीव, कंसीव होना, किसी चीज़ के बारे में
सोचना, दिमाग में उसका मॉडल बनाना, उसकी नींव रखना, दैट आया सेक्टर के लिए वर्ब है कैन मेक। कह रहा है बजटरी अलाउंसेस कैन नॉट ओवरनाइट फिक्स दैट विच रिक्वायर्स मेजर सर्जरी। कह रहा है जी बजटरी अलाउंसेस जो है, बजट में बहाया हुआ पैसा जो है, रातों रात ओवरनाइट फिक्स नहीं करेगा, ठीक नहीं करेगा उस चीज को जिसको एक बड़ी सर्जरी की जरूरत है, बहुत बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। समझ गया, लास्ट में मजाक कर रहा है कि हमारी हालत एक ऑपरेशन के मरीज जैसी है, रातों रात पैसा बहा करके इस मरीज को जिंदा नहीं कर सकते। अलाउंसेस की वर्ब है कैन नॉट फिक्स, विच आया है, विच की वर्ब है रिक्वायर्स। चलिए रैप अप करें क्लास को। थोड़ा पढ़ने में लास्ट में मुझे लगा ट्रिकी था, लेकिन होपफुली मैंने चीज़ों को अच्छे से समझाया होगा। समझाया तो एक लाइक और एक शेयर देना। इसी बात पे एक नई एक्सरसाइज आज से शुरू कर रहे हैं। मैं इस पूरा कोई भी आर्टिकल जो आपको पढ़ाऊंगा उसकी एक समरी दिया करूंगा लास्ट में, और हिंदी में लिखा करूंगा। ये आज के आर्टिकल की समरी एक सेंटेंस के अंदर। भारत की नई R&D योजना संचारात्मक सुधारों के बिना असफल हो सकती है, क्योंकि खाली खाली फंडिंग नवाचार और निर्माण की गहरी खामियां दूरी जो है सुधार नहीं सकती। संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल, लिखते जाओ। खामियां यानी कमियां, इसको बोल सकते हैं लैप्स। गहरा यानी डीप। नवाचार यानी नोवल्टी, याद है ना वर्ड, नोवल से नोवल्टी बना हुआ है। असफल होना है ना, फेल होना। सुधार को बोलते हैं रिफॉर्म। अब ये सारे वर्ड मैंने आपको बता दिए हैं, इनको यूज करके इसको अंग्रेजी में बनाना है। मेरा मुंह मत देखो भाई, लिखना तभी सीखोगे जब लिखोगे, और लिख करके डालना कमेंट्स में, गलत और सही आपको वही बताया करेंगे। और कुछ अच्छा लिखा हुआ मिलेगा साफ सुथरा बिना चैट जीपीटी वाला, तो वो मैं आपके साथ शेयर भी क्या करूंगा, ठीक है। चलो अब आ जाओ अपने मेन क्विज पे। कह रहा है जी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, मिलिट्री कॉम्प्लेक्स जो विकसित देशों में बने हुए हैं, उनकी बात ऑथर ने इस आर्टिकल में क्यों की। उससे ट्राई देना। इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स क्या है, सरकार ने पैसा बाहर का अंधाधुंध किसी भी किसी जगह पे, है ना, साइंटिस्ट अपने सरकारी बिठा करके, यही है इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। और उनको कहा है कि तुम मिसाइलें बनाओ, सैटेलाइट बनाओ, चैट जीपीटी बनाओ, जो हो सके बनाओ, है ना। तो ये इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इसीलिए बताया इस आर्टिकल में, क्योंकि जो सरकार के द्वारा रिस्क टेकिंग होती है इनोवेशन में, वो बहुत वैल्यूबल है। प्राइवेट कंपनियां पैसा नहीं बहा सकती कुछ नया बनाने के लिए, सरकारों को ही हमेशा फंडिंग करनी पड़ती है। तो फर्स्ट में आंसर ए बन जाएगा। कह रहा है जी इनमें से कौन सी चीज हमारी बुनियादी या स्ट्रक्चरल वीकनेस को R&D फील्ड में अच्छे से बताती है। इन चारों में से कौन सी चीज। लास्ट में बताया था अच्छे से, मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी वीक है और ब्रेन ड्रेन होता है, लोग यहां से भागते हैं। पढ़ाई यहां से करेंगे, काम यूएस में करेंगे, यूरोप में करेंगे। तो बी आंसर बनेगा हमारी स्ट्रक्चरल वीकनेस को बताने वाला। सेकंड में आंसर बन जाएगा बी। अब कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, आज बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए ना आपके। कोई चीज नेसेंट स्टेज में हो तो उसके लिए वन वर्ड क्या होगा। आर्बिट्रेरी का उल्टा पूछा है आपसे, और इन तीनों में से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। लास्ट में आपको 3 एरर्स मिलेंगी जो कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे। सेकंड कंडीशनल वाले, वर्ब उसकी सिनोनिमस कैसी होती है, देख लो अपने हिसाब से, ठीक है। मैं बताऊंगा तो फिर कर नहीं पाओगे आप। नोवेल नोवेल देख लेना। 3 से लेके 8 तक 5 क्वेश्चंस के आंसर, 6 क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट कमेंट में आपको मिलेंगे।